हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ही जो लास्ट में टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज़ या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज़, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज़। और इसका दूसरा नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज़। वेगों का संयोजन या फिर वेग की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण। तो कल हमने क्या किया था? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यू एक्स लेके डी एक्स ओवर में डी टी निकाला था, यू वाई लेकर के डी वाई ओवर में डी टी निकाला था, और यू जेड डी जेड ओवर में डी टी निकाला था। ये तो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए, फ्रेम एस लिख देती हूँ। सिमिलरली फ्रेम एस डैश के लिए हमने क्या लिखा था कल? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू एक्स डैश, जो कि क्या होगी? डी एक्स डैश ओवर में डी टी डैश, यू वाई डैश डी वाई डैश ओवर में डी टी डैश, एंड जी डी यू जेड डैश डी जेड डैश ओवर में डी टी डैश। ये तो कैसी हो जाएगी? वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये कैसी हो जाएगी? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके लिए हमने कल क्या किया था? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज किया था। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस किसके लिए थी? हाई वेलोसिटी के लिए। अगर वेलोसिटी v जो है वो बहुत कम हो जाए c के कंपैरिजन में, या फिर जीरो हो जाए, तो उस केस में लॉरेंज किस में चेंज हो रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलेलियन में। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और उसकी इनवर्स आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स डैश क्या था? अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश किसके इक्वल था? वाई के, जेड डैश जेड के इक्वल था, और टी डैश किसके इक्वल था? अल्फा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर में सी स्क्वायर का। सिमिलरली अगर मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखूं तो वो क्या था मेरे पास? एक्स किसके इक्वल आया था? अल्फा एक्स डैश प्लस वी टी के, वी टी डैश के, एंड वाई किसके इक्वल आया? वाई डैश के, जेड किसके इक्वल आया? जेड डैश के, और टी किसके इक्वल आया था? अल्फा इंटू टी डैश प्लस वी ओवर में सी स्क्वायर डॉट एक्स डैश के, जहाँ पर अल्फा क्या था? 1 ओवर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर, जो कि गामा के इक्वल था। तो ये तो क्या है, लास्ट लेक्चर से ये सारी वैल्यूज आई हैं। ये वैल्यू मैंने 2-3 बार लिख दी। अभी तक तो आपको ये वाली एटलीस्ट ये तो याद होनी चाहिए कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है क्यों। क्योंकि अगर ये चीज़ ना याद हुई तो ना तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज अगर 2 मार्क्स में आ जाए, या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो भी नहीं कर सकते। और कल हमने क्या किया था? लॉरेंज फिट्जरल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पर L0 किसके इक्वल आया था? अल्फा एल के, या फिर गामा एल लिख दो। ना ही आप ये टॉपिक कर पाओगे, ना ही टाइम डिलिएशन यानी कि काल में वृद्धि, वो क्या आया था? अल्फा इंटू टो नोट, ना ही आप ये वाला टॉपिक कर पाओगे। तो ये आपको सारी इक्वेशंस एक याद होगी तो ये अपने आप ही याद होगी। ये दो तो याद करनी बहुत ईजी है, बस इन दो को याद करना है। ये दो याद होगी तो ये 4 अपने आप लिख सकते हो आप। तो कल हमने इतना किया था जिसमें हमने यू एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश निकाला था। जो कैसे निकाला था? डी एक्स डैश डी का इसका डिफरेंशिएशन किया और डी टी का डिफरेंशिएशन किया, फिर दोनों का डिवाइड लगा करके आपके पास एक यू एक्स डैश आया था। सिमिलरली यू वाई डैश आया था और यू जेड डैश आया था। ये कल हमने इतना कर लिया था, इसीलिए मैं इन तीनों को डिराइव नहीं करूँगी। आज हम क्या करेंगे? इस इनवर्स को। तो देखते हैं क्या आएगा। देखो हमें क्या निकालना है? यू एक्स निकालना है, जो कि क्या है? डी एक्स ओवर में डी टी है। तो यू एक्स क्या है? डी एक्स ओवर में डी टी होने के कारण हमें क्या पता है? वी नो दैट लॉरेंज की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? जहाँ पर x की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश का। मुझे क्या चाहिए? डी एक्स डैश चाहिए, सॉरी डी एक्स चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर देती हूँ। अवकलन करने से देखो मेरे पास क्या आएगा? अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, तो अल्फा बाहर रहा। मुझे किसका अवकलन करना है? डी एक्स डैश
ये x है प्लस वी टी डैश का। तो देखो इसका जब मैंने अवकलन किया तो क्या आएगा, अल्फा बाहर पड़ा है, क्या आएगा dx प्लस v क्या था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो v तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब किसका डिफरेंशिएशन करना है, अब टाइम का, तो v dt डैश लिख दिया मैंने, v वाला 0 लिखा नहीं है, एक ही बात है। तो ये मेरे पास आ गई dx की वैल्यू। और सिमिलरली मुझे क्या पता था, t डैश सॉरी t पता था, वो t क्या आया था मेरे पास, अल्फा इंटू टी डैश प्लस v ओवर में c स्क्वायर इंटू एक्स डैश। ये क्या था, टाइम के लिए लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, कैसी, इनवर्स थी। तो मेरे को अभी dt एक निकालना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इनवर्स में निकालनी है तो मुझे ux uy और uz निकालना है। ux कुछ इस तरीके का है, dx ओवर में dt। तो dt मेरे पास क्या पड़ा है, आप इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, लास्ट में जो भी कंटिन्यू आपकी चल रही है वो दे देना, मैं 1 दे दूँ। तो यहाँ से क्या आया, अल्फा। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा, dt डैश प्लस v भी कांस्टेंट है, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि क्या होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का, तो क्या हो जाएगा dx डैश। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या निकालना है, ux में जो कि है क्या, dx ओवर में dt। तो क्या करते हैं, बाय इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2, बाय हटाते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड लगाते हैं तो मेरे पास ux आ जाएगा। तो ux मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड लगा देते हैं, अल्फा dx प्लस v dt डैश ओवर में अल्फा dt डैश प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट dx डैश। तो यहाँ से देखो अल्फा से अल्फा हो गया कैंसिल। कल वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया था, जब ux डैश फाइंड आउट किया था, यहाँ पे डैश है, तो हम क्या कर रहे थे, इस dt को उधर वाले में, मतलब जब ux डैश फाइंड किया था तो यहाँ पर dt बन रहा था, डैश नहीं बन रहा था, तो dt को कॉमन लेकर के ux बनाया था। वैसे ही यहाँ पर dt डैश को कॉमन लेकर के ux डैश बना देते हैं। तो ux क्या आया, हम क्या करते हैं, dt को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर dt को कॉमन लिया तो क्या आया, dx डैश ओवर में dt प्लस v dt डैश ओवर में dt डैश, या फिर यहाँ पर लिखो ही मत, dt को कॉमन ले लिया तो यही आएगा। इधर से कॉमन लेने पर dt कॉमन में लिया तो इसके डिवाइड में चला गया और इधर से हट गया, dt डैश आएगा, सॉरी क्योंकि ये डैश है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी dt डैश कॉमन लिया तो क्या बना, 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट dx डैश ओवर में dt डैश। तो यहाँ से ux डैश सॉरी ux क्या आया, ux हमारे पास क्या आया, dt डैश से dt डैश तो हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बन जाएगा ux डैश प्लस v, क्योंकि dx डैश ओवर में dt डैश क्या हो जाएगा, ux डैश हो जाएगा, बाय 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट ux डैश। अगर मैं u डैश देखूँ ना तो ux डैश क्या आया था मेरे पास उस इक्वेशन में, ux माइनस v ओवर में 1 माइनस v ओवर में c स्क्वायर डॉट ux, ये आया था। आप चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसका सॉल्व भी करवा दिया। तो ये तो हो गया ux डैश, इसको दे दो इक्वेशन नंबर कोई भी दे दो, 3a दे दो, ताकि 3a 3b 3c लिख देंगे ux uy को। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, uy निकालते हैं, तो uy क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, uy क्या हो जाएगा, dy ओवर में dt। तो dy का तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dy डैश, क्योंकि y किसके इक्वल है, y डैश के। तो इसका सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, dy इक्वल्स टू dy डैश। तो dy की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे क्या है dt की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा इंटू dt प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट dx डैश। यही आया था इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। देखो मैंने वही वाला उधर पुट कर दिया, यही है। तो देखो यहाँ पर तो अल्फा कट नहीं सकता,
ये डैश था dt डैश, जैसे उसमें हमने ux के लिए बनाया था ux डैश यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर हम uy डैश बना सकते हैं। तो uy डैश बनाने के लिए dt कॉमन लूंगी मैं, तो dy डैश ओवर में अल्फा इंटू dt डैश कॉमन लिया तो 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट dx डैश ओवर में dt डैश। तो यहाँ से ये इसके डिवाइड में जाएगा जब dt, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ uy डैश ओवर में अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट ux डैश। उस वाली इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पर माइनस बना था, सॉरी जब हमने uy डैश लिखा था ना तो वहाँ पर क्या बना था uy ओवर में अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस v ओवर में c स्क्वायर इंटू ux, ये बना था, डैश हटा था और प्लस की जगह माइनस था। सिमिलरली मैं क्या कर देती हूँ, इसको देता इक्वेशन नंबर 3b। अब हम क्या करते हैं uz निकालते हैं, uz क्या आ जाएगा dz ओवर में dt, dz z किसके इक्वल है z डैश के, तो dz किसके इक्वल आ जाएगा dz डैश के। इक्वेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर uz किसके इक्वल आया dz डैश ओवर में dt का करते हैं तो क्या आएगा अल्फा इंटू dt डैश प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट dx डैश। सिमिलरली इसी तरीके से dt को मैं इधर भी कॉमन लेके dz के डिवाइड में लगा दूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी uz कैसी बन जाएगी uz डैश ओवर में अल्फा ब्रैकेट 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट ux डैश। देखो यही बनेगा, कैसे मैंने dt कॉमन लिया तो यहाँ पर ऐसी टर्म बन जाएगी फिर से 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट dx डैश ओवर में dt डैश इंटू अल्फा dt डैश, ऊपर क्या बन जाएगा z डैश। तो ये dt डैश जो है इसके डिवाइड में भेजा तो u z डैश बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट ux डैश इंटू अल्फा। तो ये क्या है 3c। तो इक्वेशन 3a जो की थी ये 3b और 3c क्या दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज, बिल्कुल सिंपल था। जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी चाहे इनवर्स थी चाहे सिंपल थी, उनका डिफरेंशिएशन करके सिर्फ डिवाइड लगाया था और हमारे पास वेलोसिटी निकल आई। अब मैंने कल आपको बोला था कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में था कि हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट c होती है। अगर ऐसा प्रूफ करना आ जाए तो कैसे प्रूफ करोगे, तो उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ करो, प्रूव दैट velocity of light is c in all frames of reference। क्या प्रूफ करना है कि velocity of light is c in all frame of reference, मतलब हर एक निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग c होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें पहले तो पता होनी चाहिए हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता होनी चाहिए। हमने अभी एक निकाली है ux डैश, जो कि क्या थी ux, सॉरी पहले चलो ux डैश लिख दिया। ux डैश ये क्या है ux माइनस v ओवर में 1 माइनस v ओवर में c स्क्वायर डॉट ux। और सिमिलरली आपको एक और पता होगी, इनवर्स में देखें तो क्या है वेलोसिटी की इक्वेशन ux इज इक्वल्स टू ux डैश प्लस v ओवर में u 1 प्लस v ओवर में c स्क्वायर डॉट ux डैश, ये c का स्क्वायर है। तो देखो आपको क्या प्रूफ करना है कि प्रकाश का वेग जो है वो c ही है। उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम ले लेते हैं
हम दोनों फ्रेम ऑफ, पहले तो हम कर लेते हैं कि एस डैश फ्रेम, यहाँ पे एस डैश का बात कर रहे हैं तो पहले हम ले लेते हैं कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट c है। फिर हम क्या इधर वाले में प्रूफ कर, चलो पहले एक साइड वाला प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट c ले लिया, मान लिया कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u x डैश s डैश में प्रकाश का वेग c है। इस तरीके से हमने लेट किए, या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूफ करो कि एक निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग c है तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी प्रकाश का वेग c ही होगा। हमने क्या ले लिया, लेट किया, या फिर हमें पता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u x डैश जो है वो c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि u x भी c होगी। इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो हमें u x डैश निकालना है, ऐसा लेंगे। देखो क्या कर रहे हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें पता है प्रकाश का वेग, मान लिया कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रकाश का वेग c है, थोड़ा सा गलत हो गया था उधर। तो मैंने क्या माना कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रकाश का वेग c है, तो मैं प्रूफ करूंगी कि एस डैश में भी c ही होगा। उसको प्रूफ करने के लिए ux मैंने मान लिया कि मेरे पास c है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। अगर ux c है, ux और ux डैश के बीच में एक रिलेशन है, अगर ux डैश में c आया तो वहां से क्या प्रूफ हो जाएगा कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट c है तो दूसरे में भी c ही होगी। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए ux की वैल्यू लिख दी u माइनस वी ओवर में, सॉरी c माइनस वी ओवर में 1 माइनस वी ओवर में c स्क्वायर डॉट ux की वैल्यू फिर से c से पावर कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकती हूँ c माइनस वी, यहाँ पे क्या बचा v ओवर में c, तो मैं c को कॉमन एलसीएम ले देती हूँ, तो यहाँ पर एक c बचा, इसके डिवाइड में 1 आएगा, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल c। तो ये प्रूफ हो गया ना कि किसी एक निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग c था, s में c दिया हुआ है तो s डैश में भी c है। सिमिलरली अगर मुझे ये प्रूफ करना हो कि s डैश में तो c है, यानी कि क्या है u x डैश, तो मुझे पता है कि c है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि क्या कोई एक दूसरे निर्देश तंत्र में भी c ही होगा, तो मुझे u x की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या आया, c वैल्यू पुट कर दी, c प्लस वी ओवर में 1 प्लस वी ओवर में c स्क्वायर डॉट c, इस c से c कैंसिल, तो c प्लस वी ओवर में 1 प्लस वी ओवर में c। सिमिलरली इधर भी एलसीएम ले देते हैं, तो ux क्या आ जाएगा, c प्लस वी ओवर में c प्लस वी, इसके डिवाइड में भी क्या है c, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ ये c क्या ऊपर चला जाएगा और आ गया c। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चाहे वो कैसा भी है, s है, s डैश है, s डैश को हमेशा किसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ मान रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे मूव कर रहा है, चाहे रेस्ट में है या किसी भी टाइप का है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, उन सब में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, प्रकाश का वेग हमेशा c ही रहेगा। ये एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, उसका पहला पोस्टुलेट भी था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि प्रूफ करो प्रकाश का वेग c होता है, तो ये हो गया उसका प्रूफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है मास वेलोसिटी रिलेशन। मास वेलोसिटी रिलेशन क्या है, द्रव्यमान वेग संबंध। तो देखो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, तो उसका मास m जो भी है, मास मान लो m है उसका बॉडी का मास, तो वो m चाहे वो मूव कर रही है चाहे वो रेस्ट है, उस मास में चेंज नहीं होगा। लेकिन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आपने एक मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू m नॉट ओवर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में c स्क्वायर। बेसिकली ये है क्या, मास और वेलोसिटी के बीच में क्या है, एक रिलेशन ही है, मास और वेलोसिटी का रिलेशन ही है ये। तो हमें मास वेलोसिटी रिलेशन में ये फॉर्मूला ही प्रूफ करना है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, कुछ भी कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, उसका द्रव्यमान m जो है वो चेंज नहीं होगा, वो मास ही रहेगा, मास सेम ही रहेगा। लेकिन देखो ये कैसी थी, रिलेटिविटी में आया था, ये रिलेटिव मास ही होता है। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है
वो क्या कहती है कि मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है, यानी कि वेग के बदलने से द्रव्यमान भी बदल रहा है। देखो डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पर मास। तो इसने क्या कहा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कि अगर कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विरामावस्था में है, तो उसका मास तो होगा m, और अगर कोई पार्टिकल या बॉडी जो भी है वो रेस्ट में नहीं है, मूव कर रही है, तो उसका मास हो जाता है m। m और m नोट के बीच में ये एक रिलेशन है, यही मास वेलोसिटी रिलेशन है। हम इसी को ही प्रूफ करेंगे। तो देखो इसको प्रूफ करने का एक अलग तरीका है, इस तरीकों को ध्यान रखना। हमने ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लिया पहले, इस वाले में लिया जाएगा। तो इसमें क्या किया कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए, ये तो ले लिया S जिसका ओरिजिन है O, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा लिया कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से कुछ हाइट पे पड़ा है S डैश, जिसका ओरिजिन क्या है O डैश। देखो क्या लिया, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले दिए। एक लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जिसका ओरिजिन O, इसके एक्सिस क्या है X और Y। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इस निर्देश तंत्र S से ऊर्ध्वाधर दिशा में, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में y दूरी पर पड़ा है, यानी कि इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच की डिस्टेंस क्या है y है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S कैसा है, रेस्ट में है, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ये जो S डैश है वो क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे की ओर मूव कर रहा है। और जब भी हम इस तरीके की बात कर रहे थे इस वाली यूनिट में, हम क्या मान लेते हैं कि वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो किसी टाइम पे वो मास जो है, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर मान लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश जो है वो यहाँ पर है, इस केस इस पोजीशन पर कि S से वो y डिस्टेंस पे। और क्या इसमें लेट किया गया कि जो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल पड़ा है, इसके ओरिजिन पर A इधर, और वैसे ही S डैश के इस मूल बिंदु पर एक कोई कण पड़ा है B। अभी तक क्या अज्यूम किया है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से y दूरी पर कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश पड़ा है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से x एक्सिस के अलोंग क्या मूव x दिशा के अनुदिश गति कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के ओरिजिन पर पार्टिकल पड़े हैं, S पे A पड़ा और S डैश पे क्या पड़ा है B पड़ा है। तो अगर इनकी वेलोसिटी, फिर देखो क्या है, ये जो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मूव करता हुआ S डैश तो क्या इसको पार कर जाएगा, यहाँ पे O डैश S डैश X डैश Y डैश, यहाँ पे भी X डैश Y डैश लिख दो, और B पार्टिकल पड़ा है। एक टाइम क्या आएगा कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसी टाइम पे ऐसा भी होगा जब ये इसको क्रॉस करके चला जाएगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यूं आगे चला जाएगा। हमें क्या करना है, मास और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या कुछ लेना पड़ेगा। पहली चीज क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में लेते हैं, निर्देश तंत्र S में जो A पार्टिकल है, A कण है, उसका वेग, A कण का वेग निर्देश तंत्र S में ले रहे हैं तो va हो जाएगा। सिमिलरली O पे जो ऑब्जर्वर बैठा है, जो प्रेक्षक बैठा है, वो B का देखता है, तो उसको क्या लगता है B कण का वेग कितना है vb है। हम यही लेते हैं, S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विदाउट डैश ले लेते हैं। वैसे ही ये B है, वैसे ही अगर मैं S डैश का लूँ तो A पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास va डैश, और B पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा vb डैश। ये दोनों पार्टिकल A और B कैसे हैं कि जैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में S लग रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में जैसा पार्टिकल A है वो बिल्कुल वैसा ही है S डैश में जैसा B है, यानी कि A और B दोनों पार्टिकल एक जैसे ही हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अभी तक क्या किया, S का वेग, S में वेग ले लिया va और vb, S डैश में हम डैश लेते हैं तो va डैश और vb डैश लेंगे, ठीक है। S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने मान लिया S में कण A या A कण का द्रव्यमान ले लेते हैं ma। सिमिलरली B पार्टिकल का मास ले लिया mb।
एस में ले रहे हैं तो विदाउट डैश लिया, और वैसे ही एस डैश में ले लेते हैं एक कण का द्रव्यमान, एक कण का मास कितना है एम ए डैश, और बी का कितना है एम बी डैश। मैंने क्या बोला था कि जैसा पार्टिकल एस में ए है बिल्कुल वैसा ही एस डैश में बी है। यानी कि क्या है, अगर मैं रियल और वर्चुअल देखूं तो मुझे क्या लगेगा, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वी ए तो कैसी है, रियल वेलोसिटी है, क्योंकि ए में ही पार्टिकल पड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर बी को देख रहा है तो हो सकता है उसको जो वेलोसिटी दिखाई दे वो एक्चुअल में वैसी हो ही ना, तो उसके लिए बी कैसी है, वर्चुअल यानी कि आभासी या काल्पनिक है। और रियल मतलब जो रियल है, वास्तव में एस में जो पार्टिकल पड़ा उसकी वेलोसिटी इतनी है। सिमिलरली एस में जो मास है एम ए वो तो रियल है, और एम बी तो उसने यहाँ से यहाँ पर पड़ा जो पार्टिकल है उसका मास एज्यूम किया है कि शायद एम ए होगा, तो वो कैसा है एम बी है। और अगर मैं एस डैश में देखूं तो रियल क्या हो जाएगा वी बी डैश, क्योंकि पार्टिकल जो बी है वो एस डैश में पड़ा है, तो अपना तो वो सही बता सकता है, लेकिन इसका हो सकता है इमेजिनरी या उसने एज्यूम किया हो, तो ये मान लिया वी ए डैश। और मास मान ले तो एम बी डैश तो हो जाएगा रियल, और एम ए डैश क्या हो जाएगा वर्चुअल। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जैसा पार्टिकल एस में ए दिखाई देगा बिल्कुल वैसा ही पार्टिकल एस डैश में बी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल क्वांटिटीज है यानी कि वी ए जो है एस फ्रेम में जो ए की वेलोसिटी है बिल्कुल वैसी ही वेलोसिटी एस डैश में बी की होगी, यानी कि रियल जो है वो सेम हो सकती है, इक्वल हो सकती है, और वैसे ही जो क्योंकि पार्टिकल सेम है वैसे ही मास एम ए जो एस में रियल है वो बिल्कुल वैसे ही एम बी डैश के इक्वल हो जाएगा। अभी तक हमने क्या किया, मास वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, मास वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है इनको। तो मैं इसकी एक बार आपको फिर से थ्योरी बता रही हूँ। मास वेलोसिटी रिलेशन में थ्योरी क्या लिखनी है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार जो द्रव्यमान है मास जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। कैसे होता है, m इज इक्वल्स टू एम नोट ओवर में √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर होता है। यही मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, ये फॉर्मूला ही हम इसमें डिराइव करेंगे। तो देखो इससे पता चल रहा है ना कि मास वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, तो इसके मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ ये रिलेटिव मास ही होता है, रिलेटिविटी से आता है। तो रिलेटिविटी से पता चलता है कि मास वेलोसिटी से चेंज होता है। तो जो रेस्ट में कोई पार्टिकल पड़ा है उसका मास देखते हैं, तो रेस्ट वाले का एम नोट दिखा रहा है रेस्ट को, और अगर वो मूव कर रहा है मोशन में है तो उसका मास मान लेते हैं एम। तो हम क्या करते हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने एज्यूम किए, एक एस और दूसरा एस डैश। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है जिसका मूल बिंदु है ओ, और उस मूल बिंदु पर एक पार्टिकल पड़ा है ए, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से वाई डिस्टेंस पर ऊर्ध्वाधर दिशा है, अपवर्ड डायरेक्शन, वाई ही डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस पे कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जो कि एक v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। देखो मूव कर रहा है कि किसी टाइम पर वो वहां था, फिर कोई टाइम जब बढ़ा तो वो क्या यहाँ से क्रॉस करके इधर पहुंच गया, ठीक है। एस डैश का ओरिजिन ओ डैश पे एक पार्टिकल पड़ा है b, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एस में ए पड़ा है, यानी कि दोनों पार्टिकल अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समरूप है। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं ए की वेलोसिटी देखूं तो वी ए लगेगी, और बी की देखेंगे तो वी बी लगेगी। सिमिलरली एस डैश में हम डैश वाली ले लेते हैं वी ए डैश और वी बी डैश। और अगर एस में ए का मास देखूं ए पार्टिकल का तो वो है एम ए, और बी का क्या हो जाएगा एम बी। वैसे ही अगर मैं एस डैश में देखूं तो क्या हो जाएगा, डैश वाला हो जाएगा एम ए डैश एंड एम बी डैश। अब मैंने ये क्या किया, सिर्फ कंपैरिजन किया कि रियल क्या है, वी ए जो है वो एस में रियल है और एम में रियल है, लेकिन वी बी और एम बी क्या है, वर्चुअल है या फिर काल्पनिक है, कि यहाँ पर बैठे ऑब्जर्वर ने ऐसा इमेजिन किया है कि इसकी वेलोसिटी वी बी हो जाएगी और उसकी वी ए हो जाएगी, रियल तो नहीं पता ना। और वैसे ही एस डैश में रियल तो वी बी डैश और एम बी डैश हो जाएगा, और वी ए डैश और एम बी डैश क्या हो जाएगा, वर्चुअल। अब दोनों पार्टिकल्स समरूप थे, एक जैसे थे, तो वी ए जो है वो वी बी डैश के इक्वल हो सकता है और एम ए किसके इक्वल हो सकता है, एम
बी डैश के। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल पड़ा है इसको नीचे की दिशा में और ये जो पार्टिकल पड़ा है इसको ऊपर की ओर फेंका, और ये क्या मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है तो इसके मोशन के कारण जो है ये जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या गति कर रहा है। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे फेंका गया और इस वाले पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका। तो जैसे ही फेंका तो ये जो डिस्टेंस हो गई, आधी डिस्टेंस है y/2 और ये भी डिस्टेंस कितनी है y/2। इसको कोई नाम दे दो C पॉइंट। इसको मैं नाम दे रही हूँ C पॉइंट। ठीक है, क्या कैसे फेंका है कि इसको ए बी पार्टिकल को इस तरीके से फेंका कि जब वो y/2 डिस्टेंस ट्रैवल करे और v को भी ऐसी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका कि जैसे ये भी y/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये दोनों जो पार्टिकल है वो आपस में यहाँ पर टकरा जाए। ये सारा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं। इसमें क्या किया है, बी पार्टिकल को इस तरीके से फेंका कि वो हाफ डिस्टेंस यानी कि y/2 ट्रैवल करे और यहाँ तक पहुँचे। उतने ही टाइम में ए को ऊपर की ओर फेंका कि वो भी y/2 डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे और दोनों पार्टिकल सेम पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ए पार्टिकल के लिए देखें तो एस निर्देश तंत्र में देखते हैं। एस में देख रहे हैं ए कण के लिए टकराने में लगा समय। देखो मैं ए के लिए देख रही हूँ, तो टाइम कैसे निकाल सकती हूँ मैं, मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है x/t, इस तरीके से होता है। मैं मुझे टाइम निकालना है। टाइम मैं किस में देख रही हूँ, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए पार्टिकल के लिए देख रही हूँ। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो मुझे ए पार्टिकल यहीं पड़ा है, यहीं पे इसी का देख रही हूँ, तो यहाँ पर जो टाइम कैसे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। तो टाइम ओरिजिनल होगा तो मैंने उसको क्या लिख दिया, टी नोट। ओ जो है यहाँ पर वो ओरिजिनल को शो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर में वेलोसिटी। वेलोसिटी एस निर्देश तंत्र में ए के लिए क्या है, वी ए। अब डिस्टेंस देख रही है कितनी ट्रैवल करी, तो देखो डिस्टेंस यहाँ तक इसको आने में भी y/2 लगी और ए को भी ऊपर जाने में y/2 लगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही, एस से देख रहा है पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो y/2 तो बी ने ट्रैवल करा और y/2 ही ए ने ट्रैवल करा। तो कितनी डिस्टेंस होगी टोटल, y/2 प्लस y/2, ये कितना हुआ, हाफ प्लस हाफ 1, यानी कि y ओवर में वी ए किसके इक्वल हुआ, टी नोट के। यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या हुआ, y ओवर में टी नोट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करते हैं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बी कण के लिए टकराने में लगा समय, बी पार्टिकल के टकराने में लगा समय को नोट करते हैं। यहाँ पे ये लिए काट दो, ए कण के टकराने में लगा समय और बी कण के टकराने में लगा समय। देखो एस डैश, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी को देख रहे हैं, तो टाइम तो वर्चुअल मुझे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने जो टाइम डिलिएशन पढ़ा था लॉरेंज का, लॉरेंज ने एक तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दिया था, एक टाइम डिलिएशन दिया था। वो क्या था, t इक्वल्स टू अल्फा टी नोट, या फिर यहाँ पर हमने टो इक्वल्स टू अल्फा टो नोट लिया था। टो नोट क्या था, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट हो रही है वो ओरिजिनल टाइम। अब मैं क्या है, बी पार्टिकल तो यहाँ पर है, देख रही हूँ मैं एस में जहाँ पर ये टकरा रहे हैं, यानी कि इवेंट क्या हो रही है, कोई घटना क्या हो रही है, पार्टिकल के टकराने की। तो मैं अगर बी के लिए देख रही हूँ तो वहाँ पर टाइम भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, ओरिजिनल ना लेकर के टो लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टी की फॉर्म में ले रही हूँ तो टी लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम में डिलिएशन हो रही है, वृद्धि होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टी। फिर डिस्टेंस तो अभी भी y ट्रैवल करेंगे, बी भी y/2 और ए भी y/2। ओवर में वेलोसिटी क्या है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी के लिए हमने वेलोसिटी क्या ली है, vb। तो मुझे वेलोसिटी क्या लिखनी पड़ेगी, vb। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, vb आ जाएगा।
वी वी क्या आया y ओवर में t। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं तो मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो एस निर्देश तंत्र में अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है इसका मतलब क्या है, मास हमने एम ए वी ए लिया था, मास एम ए और एम बी, वेलोसिटी हमने वी ए वी बी लिया ए और बी पार्टिकल की। अगर मोमेंटम कंजर्व है, पार्टिकल टकरा रहे हैं तो एम ए इंटू वी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी इंटू वी बी के। अब देखो एम ए क्या है, पार्टिकल यहाँ पर पड़ा है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम देख रहे हैं क्योंकि यही इवेंट हो रही है। तो जो पार्टिकल जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ा है उसका मास तो हमें ओरिजिनल लेना पड़ेगा। तो मैं मास ओरिजिनल लेने के लिए यहाँ क्या लिख देती हूँ, एम नोट। वी ए की मेरे पास इक्वेशन 1 से वैल्यू पड़ी है, वी ए की वैल्यू क्या है, वाई ओवर में टी नोट। यहाँ लिख देना, चलो पहले लिखो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आया, एम नोट इंटू वाई ओवर में टी नोट इक्वल्स टू, और मेरे पास क्या आया, अब एक डी जो है वो एस डैश में पड़ा तो उसका मास मैं इमेजिन कर रही हूँ तो एम ए को ले लिया मैंने डी, सॉरी एम बी को, इंटू वी बी की वैल्यू क्या है, वाई ओवर में टी। यहाँ से मुझे एक चीज़ पता है टाइम डिलीशन का, ये इंटू में है, वी नो दैट, हमें क्या पता है t किसके इक्वल है, अल्फा इंटू टी नोट के या गामा इंटू टी नोट के। तो यहाँ से क्या आया, m नोट, ये y से y कैंसिल, इक्वल्स टू m, यहाँ पर है t नोट और इधर क्या है अल्फा इंटू टी नोट। तो टी नोट से टी नोट कैंसिल क्योंकि मैंने t की वैल्यू पुट करी है अल्फा इंटू टी नोट। तो m क्या आया, अल्फा इंटू m नोट, ये m आया। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा की वैल्यू क्या पता है, 1 ओवर में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या पड़ा है, m इक्वल्स टू अल्फा एम नोट। तो m क्या आया, m नोट ओवर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। यही क्या है, हमें यही प्रूफ करना था, मास वेलोसिटी रिलेशन, ये हो गया प्रूफ। अब क्या देखो हमें क्या प्रूफ करना था, जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा था कि वेलोसिटी के चेंज होने से मास चेंज होता है। तो हम क्या ले रहे हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, v जो है वो 0 है। अगर v 0 है तो m कैसा हो जाएगा, देखो m नोट के इक्वल आ जाएगा, 0 ओवर में सी स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 का रूट 1, तो m कैसा आया, m नोट आया। इसका मतलब केस सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के चेंज होने से मास चेंज हो रहा है ना। अगर वेलोसिटी मूव ही नहीं कर रहा था तो जो मैंने रेस्ट में क्लासिकल के अकॉर्डिंग मास, सॉरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो मास रेस्ट का था वही मास आया उस पार्टिकल का, रेस्ट मास उसके इक्वल है। केस सेकंड में ले लेती हूँ, v जो है वो ऑलमोस्ट c है, या v को मैंने c के इक्वल लिया, तो m देखो कैसा आया, m नोट ओवर में रूट 1 माइनस v को c लिया तो c स्क्वायर ओवर में c स्क्वायर, यानी कि क्या आया 1 माइनस 1 का रूट क्या आएगा 0, 0 का रूट भी 0 है। जब आप डिवाइड लगाओ तो क्या आएगा, m नोट ओवर में 0 यानी कि इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी बढ़ी तो मास भी कैसा हुआ, बड़ा हुआ। केस थर्ड ले, अगर v मैं मान लेती हूँ कि c की ओर टेंस कर रहा है, मतलब पूरा c नहीं है, c की ओर है, मतलब c के जितना हो रहा है, तो मास भी कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। तो यहाँ से पता चला कि जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा था कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वैसे कर रहा है, वेलोसिटी के बढ़ने पर मास भी कैसा है, बढ़ रहा है, या वेलोसिटी के चेंज होने से मास चेंज हो रहा है। तो ये हमारा मास वेलोसिटी रिलेशन। तो अब इसका हम जो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी वेलोसिटी रिलेशन एंड मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, तो इसको हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।